हेलो एवरीवन, बुद्धा कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो आइए देखते हैं नई जो शिक्षा नीति 2020 है वह क्या कहती है, वह किस प्रकार से बालकों को शिक्षा देने की बात करती है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। यह जो नई शिक्षा नीति जो 2020 है इसे हम NEP भी कहते हैं। अगर पूछ दे NEP में क्या क्या बताया गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। NEP इसी को कहते हैं नई शिक्षा नीति को। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या, नई शिक्षा नीति। यह जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में अर्थात NEP 2020 में आई, इसके पहले जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वह आई थी सन 1986 में। कब आई थी? सन 1986 में हमारी पिछली शिक्षा नीति आई थी। और इस शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया गया, खास करके शिक्षक शिक्षा से संबंधित कुछ संशोधन किया गया। और वह संशोधन किया गया था सन 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद यह 2020 की शिक्षा नीति आई है। मतलब 86 के बाद अगली शिक्षा नीति कब आई है? 2020 में आई है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, यह बालकों को 10+2 के आधार पर शिक्षा देने की बात करती थी। 10 मतलब क्या? 10वीं, और 10+2 मतलब क्या? 12वीं। मतलब यह राज्य का जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के सभी बालकों को 12वीं तक शिक्षा देना, यह सभी राज्य की क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। मतलब 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया था कि बालक को 10+2 के आधार पर शिक्षा देना है। अब देखते जब 12वीं बच्चा पास होता है तो वह किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। और हमने कहा कुछ देर पहले कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि बालक की 12वीं शिक्षा उनको देना उनका अधिकार है। जैसे आप देखते हैं, इसके आधार पे आप देखते हैं यूपी में यूपी बोर्ड है, मध्य प्रदेश में MP बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है ना। मतलब हर प्रदेश की जिम्मेदारी यह है कि अपने प्रदेश के सभी बालकों को 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाना। अच्छा, इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, यह 2020 में यह प्रावधान किया गया कि बालक को अब 5+3+3+4 के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा। 1986 में कहा गया कि बालक को 10+2 के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा, जबकि 2020 की शिक्षा नीति कहती है कि बालक को 5+3+3+4 के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा। अच्छा, यह जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी जिसमें 10+2 के आधार पर शिक्षा देने की बात की गई थी, उसमें कहा था कि बालक को विद्यालय भेजने की जो उम्र होगी वह कितने वर्ष होगी? 6 वर्ष होगी। जबकि वर्तमान शिक्षा नीति यह कहती है कि बालक को विद्यालय जो भेजने की उम्र है अब कितने वर्ष होगी? तो अब कितने वर्ष होगी? 3 वर्ष होगी। पहले 86 क्या कहती थी? 6 वर्ष बालक को विद्यालय भेजने की उम्र होगी, प्रारंभिक उम्र होगी। लेकिन 2020 क्या कहती है कि बालक की प्रारंभिक उम्र विद्यालय भेजने की कितने वर्ष होगी? 3 वर्ष होगी। अच्छा, यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, इसके जो अध्यक्ष थे वह हमारे इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक थे कस्तूरी रंजन। इस कस्तूरी रंजन जो थे यह हमारे नई शिक्षा नीति 2020 के क्या थे? अध्यक्ष थे। आप फिगर में देख रहे होंगे कि फिर हमारे इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन और हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑनलाइन सभा के द्वारा एक मीटिंग पर चर्चा कर रहे हैं। और किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो 2020 की शिक्षा नीति के बारे में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे होंगे। दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वह नई शिक्षा नीति 2020 पर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान है, पिलानी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, पंजाब विश्वविद्यालय है, तेजपुर विश्वविद्यालय है, कालीपट विश्वविद्यालय है तथा केरल विश्वविद्यालय इसमें क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री उन सभी को संबोधित कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति है उस पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें कि यह जो नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, नई शिक्षा नीति 2020 में यह कहा गया है कि 2030 तक सकल साक्षर दर कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? तो 100% का क्या किया गया है? लक्ष्य रखा गया है। तथा नई शिक्षा नीति 2020 में यह कहा गया है कि शिक्षा पर पूरी GDP का
कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा, तो 6% व्यय किया जाएगा। आपको एक चीज बता दें कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी तो इसमें भी शिक्षा पर जीडीपी का, पूरे जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए बात किया गया था, और वर्तमान में जो आई है इसमें भी 6% ही खर्च करने के लिए बात किया गया है, जबकि वर्तमान समय पे 4% शिक्षा पर ही खर्च हो रहा है। पूरी जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर वर्तमान में खर्च हो रहा है? 4% खर्च हो रहा है। अर्थात देखा जाएगा अगर 6% खर्च हो तो यह एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जिससे बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भाई ये 5+3+3+3+ जो 4 है, इस आधार पर शिक्षा कैसे दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं एक एक को लेके। तो यह जो शिक्षा व्यवस्था है नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। और इन 4 वर्गों में जो पहला वर्ग बनाया गया है, जो कह सकते हैं कि जो पहला भाग बनाया गया है, उसको हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। पहले भाग को हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, इसको हम कह सकते हैं नींव भी कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं? नींव भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि इसके अंतर्गत बालक को 5 वर्ष तक पढ़ाया जाएगा। यह आप 5 देख रहे हैं ना, 5 का मतलब क्या? बालक को 5 वर्ष तक पढ़ाया जाएगा। और इन 5 वर्षों में यह कहा गया कि बालक को नो एग्जाम के आधार पर पढ़ाया जाएगा। मतलब इसमें बालक को ना ही आप कोई बालक से एग्जाम ले सकते हैं, और ना ही बालक को किसी भी प्रकार का आप होमवर्क दे सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, ना ही एग्जाम लेना है आपको, ना ही बालक को होमवर्क देना। अभी बताएंगे क्यों नहीं लेना एग्जाम। अच्छा, ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसको 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में यह कहा गया कि प्रथम 3 वर्ष में बालक को प्ले स्कूल में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? प्ले स्कूल में रखा जाएगा। चौथे वर्ष में बालक को क्लास 1 में प्रवेश कराया जाएगा, और 5वें वर्ष में बालक को क्लास 2 में प्रवेश कराया जाएगा। मतलब साफ साफ आपको दिख रहा है कि प्रथम 3 वर्ष में बालक को प्ले स्टेज में रखा जाएगा, प्ले स्कूल में रखा जाएगा, और अंतिम के 2 वर्ष में बालक 1 और 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर बालक 2 तक क्लास 2 में पढ़ रहा है, तो क्लास 2 में भी उसका किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, उसको किसी भी प्रकार का आप होमवर्क नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं कि जो बालक होते थे, बालक जब स्कूल खुलता था तो स्कूल खुलने के बाद बालकों को पैर पकड़ के घसीटते हुए या पीठ पे लाद के आप चित्र में देख रहे होंगे। मतलब भिन्न भिन्न माध्यमों से बालक को स्कूल भेजा जाता था। तो जो नई शिक्षा नीति कहती है वह यह कहती है ना, ऐसा अब कुछ नहीं कहा जाएगा। अब बालकों को क्या किया जाएगा कि बालक जो गेम अपने पास पड़ोस में मोहल्ले के बच्चों के साथ जो गेम खेलता था, वही गेम अब विद्यालय में बच्चों को खिलाया जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे ना, तो यही जो चित्र में देख रहे हैं, यही गेम आप देख रहे हैं कि चोर सिपाही ना, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़ ना, विभिन्न प्रकार के आप जो गेम देख रहे होंगे, यह सब गेम आप लोग अपने घर पे खेल रहे होंगे, जिसके वजह से आप विद्यालय जाने से डरते हैं। तो अब यह कहा गया कि वही सारे के सारे गेम आपको कहां खिलाए जाएंगे? प्रथम 3 वर्षों में आपको प्ले स्कूल में खिलाए जाएंगे, जिसके कारण बालक पाठशाला त्यागी नहीं होगा। और जब बालक पाठशाला त्यागी नहीं होगा तो बालक का ठहराव विद्यालय में होगा, और जब बालक का ठहराव विद्यालय में होगा तो कहीं ना कहीं बालक को एक नई दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। चलिए, इसके बाद मतलब ये कि जो 5 है, यह 5 का मतलब क्या है कि 5 को हम क्या कहेंगे? फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, और इस फाउंडेशन स्टेज में बालक को 5 साल रहना होगा। चलिए, अब बात करते हैं अगर दूसरे स्टेज की, तो जो दूसरा स्टेज होता है उस दूसरे स्टेज को हम क्या कहते हैं? आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं दूसरे स्टेज को क्या कहते हैं। अगर हम दूसरे स्तर की बात करें तो जो दूसरा स्तर है इसे हम कहते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। क्या कहते हैं? जरा इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रीपरेटरी स्टेज क्या होता है। प्रीपरेटरी स्टेज को अगर हम कहें तो इसे हम प्रारंभिक स्तर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक स्तर कह सकते हैं। और इस प्रारंभिक स्तर के अंतर्गत बालक को 3 साल तक पढ़ाया जाएगा। कितने साल तक पढ़ाया जाएगा? बालक को 3 साल तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ये 5 देख रहे थे, ये 5 तो हो गया, और यह जो 3 देख रहे हैं वही 3 किस स्टेज के अंतर्गत आएगा? प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत आएगा, अर्थात प्रारंभिक स्तर के अंतर्गत आएगा। तो बालक जब इस
स्तर के अंतर्गत 3 वर्ष तक पढ़ेगा, तो आपको पता है पहले स्तर में तो क्लास 2 तक पढ़ चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 3 साल तक पढ़ेगा तो 3 साल तक में कौन कौन सी क्लास आएंगी, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अर्थात इस स्तर के अंतर्गत बालक क्लास 3, 4 और 5 में क्या करेगा, पढ़ेगा। इसमें यह बताया गया कि इस स्टेज में, दूसरे वाले स्टेज में यह कहा गया कि बालक को जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। मतलब बालक जहां का है, जैसे भारत, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो बालक को शिक्षा हिंदी में दी जाएगी, अगर वह पंजाब का है तो पंजाबी में दी जाएगी, अगर गुजरात का है तो गुजराती में दी जाएगी। मतलब ये कि बालक को इस स्तर पर जो शिक्षा होगी वह किस आधार पर दी जाएगी, तो बालक को मातृभाषा के आधार पर क्या दी जाएगी, दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसी स्टेज में यह बात होती है कि यहां से, इस स्टेज से बालकों के एग्जाम, मतलब जो परीक्षाएं वह हैं वह क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। तो यह बात रही किस स्टेज की, दूसरे स्टेज की। अब बात कर लिए अगर हम तीसरे स्टेज की, जो तीसरा स्टेज होगा इसे हम कहते हैं मिडिल स्टेज। क्या कहते हैं, मिडिल स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य स्तर। क्या कहते हैं, मध्य स्तर। अच्छा, यह जो मध्य स्तर है, मतलब यह जो मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज के अंतर्गत बालक 3 साल तक अध्ययन करेगा। मतलब ये कि 5 यहां पे हो गया, 3 यहां पे हो गया, और ये 3 है, यह किस स्तर के अंतर्गत आएगा, तो यह मिडिल स्तर के अंतर्गत आएगा। और मिडिल स्तर के अंतर्गत बालक कितने वर्ष तक अध्ययन करेगा, तो 3 वर्ष तक अध्ययन करेगा। जब 3 वर्ष तक बालक अध्ययन करेगा इस स्तर के अंतर्गत, तो स्वाभाविक सी बात है कि बालक 3 क्लास पढ़ेगा भी। जो पहली क्लास होगी वह होगी इस स्तर के अंतर्गत, जो पहली क्लास होगी वह होगी 6, दूसरी क्लास होगी 7 और तीसरी क्लास क्या होगी 8। मतलब इस स्तर में यह कहा गया, मिडिल स्तर में, कि बालक अपनी पढ़ाई क्लास 6, 7, 8 की जो पढ़ाई होगी वह मिडिल स्टेज के अंतर्गत क्या करेगा, पूरी करेगा। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया कि इस स्तर के अंतर्गत बालकों को व्यवसायिक शिक्षा दिया जाएगा। मतलब यह कि अगर कोई बालिका कढ़ाई बुनाई सीखना चाहती है तो उसको कढ़ाई बुनाई के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और उसके अंक, उसके परीक्षा जो मार्क होंगे उस मार्क में क्या कर लिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बालक ऑटोमोबाइल का कोर्स करना चाहते हो, या जो बालक बढ़ई का काम सीखना चाहते हो, जो बालक मधुमक्खी पालन करना चाहते हो, जो बालक मछली पालन करना चाहते हो, उन सभी बालकों को उनके अनुसार व्यवसायिक शिक्षा इसी मिडिल स्टेज के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस स्टेज में बालक को कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी। मतलब कंप्यूटर, मतलब ये कि बालक को इसी स्टेज में कोडिंग सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा, बालक को कोडिंग सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ बालक के विषय वस्तु के अंतर्गत बालक को गणित की शिक्षा दी जाएगी, विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, कला की शिक्षा दी जाएगी। किस किस की शिक्षा दी जाएगी इस स्टेज के अंतर्गत, पहले तो हमने बताया कि इसमें बालक को व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ इस स्टेज में बालक को गणित की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ बालक को विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ बालक को कला की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ इस स्तर के अंतर्गत बालक को किसी एक भारतीय भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी। भारतीय भाषा मतलब ये कि जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, मतलब इन सभी भारतीय भाषाओं में से बालकों को किसी एक भाषा की शिक्षा किस स्तर के अंतर्गत दिया जाएगा, तो मिडिल स्तर मतलब मध्य स्तर के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसका समय अवधि क्या होगा, 3 वर्ष होगा। चलिए अब देखते जरा यह है कि जो हमारा चौथा स्तर होगा, उस चौथे स्तर में बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा। आइए देखते हैं चौथे स्तर में। सेकेंडरी स्टेज को हम माध्यमिक स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सेकेंडरी स्टेज को? सेकेंडरी स्टेज को हम माध्यमिक स्तर भी कहते हैं। इस माध्यमिक स्तर के अंतर्गत बालक को 4 वर्ष तक पढ़ना होगा। कितने वर्ष तक पढ़ना होगा? 4। अर्थात यह जो 4 दिख रहा है, यह यहां पे सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत क्या होगा, आएगा। इसमें जब बालक 4 वर्ष तक पढ़ेगा, तो चूंकि मिडिल स्टेज में आप देख रहे थे बालक 8वीं तक पढ़ चुका था, और जब आगे पढ़ेगा 4 साल, तो पहला क्या होगा, 9वीं क्लास, दूसरा 10वीं, 11वीं और 12वीं। अर्थात इस सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत बालक 12वीं तक की पढ़ाई को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अच्छा, एक चीज और बता दें कि यह जो सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत जो 9, 10 और 11, 12 ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में यह कहा गया है कि बालक का सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। अर्थात इन सभी कक्षाओं में कैसा एग्जाम होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने से एक बहुत बड़ी फायदा क्या है, फायदा यह है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने से
कि आप देखते यह थे कि पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो उस समय जब आपका टाइम टेबल निकल जाता था तब बच्चे पढ़ते थे। मतलब ये कि हम लोग जो भारत है ना, भारत के लोग बहुत आलसी हैं। जब कोई चीज का जब टाइमिंग आएगा तब पढ़ेंगे। जैसे आप ही देख लीजिए, जब पीआरटी का पेपर का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे ना। मतलब ये कि आप लोग आग लगने पे कुआं खनने वाला कार्यक्रम कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग बारिश में सोते रहते हैं, हल्की हल्की बूंदे आती हैं तो हम लोग घर में भाग के नहीं आते, जब भर भर आ जाए मतलब पूरा भीग जाते हैं तब आते हैं। मतलब कितने आलसी हैं। तो यह सरकार कही कि इस चीज को हटा के सेमेस्टर लाएंगे जिससे प्रत्येक 6 महीने में बच्चों बोर्ड एग्जाम होगा, जिसके कारण जो बालक होगा वह एक्टिव रहेगा। मतलब ये कि अब नहीं कहेगा कि हाँ मतलब टाइम टेबल आएगा तब पढ़ेंगे। इसमें बालक क्या करेगा, एक्टिव रहेगा। जब एक्टिव रहेगा तो बालक अधिक से अधिक चीजों को क्या कर सकेगा, सीख सकेगा। मतलब ये कि सेकेंडरी स्टेज में किसकी बात की गई है, सेमेस्टर की बात की गई। इसके साथ साथ इस सेकेंडरी स्टेज में यह भी बताया गया कि यदि कोई बालक किसी भी अंतरराष्ट्रीय भाषा को पढ़ना चाहता है तो किसी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। हाँ, नोट आपको यह बता दें कि चूंकि यह जब शिक्षा नीति 2020 में आई है तो चूंकि हमारे देश से और चीन से विवाद चल रहा है तो यह कहा गया कि आप चीनी भाषा को छोड़ के किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीनी भाषा को भी शामिल करना चाहिए। इसलिए शामिल करना चाहिए कि हमारे जो देश के युवा हैं वो चीनी भाषा को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद चीन में अपने व्यवसाय क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं चीन में। अभी तो चूंकि फिलहाल चीनी भाषा पे तो रोक लगा है, लेकिन मुझे यह लगता है कि आगे चल के सरकार इसको हटा देगी और इस स्टेज के अंतर्गत बालक चीनी भाषा को ही पढ़ सकता है। फिलहाल अभी तक यह है कि बालक किसी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा को पढ़ना चाहे तो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज इस सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बालक जो विषय चुनना चाहे वह विषय क्या कर सकता है, चुन सकता है। जैसे जब हम मैथ स्ट्रीम लेते थे तो उसमें हमको क्या पढ़ना होता था। जैसे अब आप देखते हैं 11वीं और 12वीं में जब मैथ स्ट्रीम बच्चा लेता था तो आपको हिंदी पढ़ना था, अंग्रेजी पढ़ना था, मैथ पढ़ना था, फिजिक्स पढ़ना था, केमिस्ट्री पढ़ना होता था। लेकिन बहुत से ऐसे बालक होते थे जिनकी इच्छा होती थी मैथ के साथ साथ ज्योग्राफी पढ़ें, नहीं पढ़ पाते थे। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो चीज चाहें, जैसे चाहें, जो विषय चाहें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें आप किसी भी विषय को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए सपोज दैट हम मैथ से पढ़ रहे हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम बायोलॉजी पढ़े तो हम बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। मन कर रहा है हमारा ज्योग्राफी पढ़ना तो हम ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। मन कर रहा है हमारा कॉमर्स पढ़ना तो हम कॉमर्स भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि इसमें विषय की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब बालक जो चाहे, जिस विषय को पढ़ना चाहे बालक क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। मतलब ये कि अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात कर रहे थे उसमें बालकों को 10+2 के आधार पर शिक्षा देने की बात की गई थी। यहाँ 5+3+3+4 के आधार पर शिक्षा देने की बात की गई थी। मतलब 10+2 के आधार के अंतर्गत बालक को 12वीं तक की शिक्षा देने की बात की गई थी और यहां भी 12वीं तक ही शिक्षा देने की बात की जा रही है। अंतर बस यही है कि इस 1986 वाले में बालक को विद्यालय भेजने की उम्र 6 वर्ष होती थी, जबकि नई शिक्षा नीति में अब बालक कितना वर्ष में विद्यालय चला जाएगा, 3 वर्ष में ही विद्यालय चला जाएगा। हाँ बिल्कुल आराम है, मम्मी को तो और आराम होगा ना, बालक जितना घर से दूर रहेगा उतना ही अच्छा ही होगा ना। तो यह रही आपकी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। अच्छा, अब हम 5+3+3+4 के बाद अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की तो आइए देखते हैं ग्रेजुएशन के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं। अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन अब 4 वर्ष का कर दिया गया है। कितने वर्ष का कर दिया गया है ग्रेजुएशन? 4 वर्ष का कर दिया। अब वर्तमान समय में कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। और अब कितने वर्ष का कर दिया गया? 4 वर्ष का कर दिया गया है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि यदि कोई अगर विद्यार्थी 1 वर्ष का ग्रेजुएशन करता है तो उसको जो मार्कशीट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। क्या लिखा रहेगा? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। यदि कोई बालक ग्रेजुएशन के दूसरे साल में एडमिशन लेता है तो बालक को जो मार्कशीट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा डिप्लोमा। क्या लिखा रहेगा? ग्रेजुएशन डिप्लोमा। यदि कोई बालक ग्रेजुएशन के तीसरे साल में नामांकन करवाता है तो उसको जो मार्कशीट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री। क्या लिखा रहेगा? ग्रेजुएशन डिग्री। और यदि कोई बालक 4 साल अर्थात चौथे साल ग्रेजुएशन में एडमिशन मतलब नामांकन करवाता है तो जो उसको मार्कशीट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन
रिसर्च, क्या लिखा रहेगा, ग्रेजुएशन रिसर्च। मतलब एक वर्ष, अगर आप एक वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको जो मार्कशीट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, दूसरे साल पे लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तीसरे साल पे लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री और चौथे साल पे क्या लिखा रहेगा, ग्रेजुएशन रिसर्च लिखा रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि इसमें आप री एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं। मतलब यह कि वर्तमान समय में यदि आप बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन ले लिए हैं, एक साल कर चुके हैं और 2 साल अगर गैप हो जाए किन्हीं कारणवश, तो आपको फिर शुरुआत से करना पड़ता है बीए, बीकॉम या बीएससी। इसमें क्या है कि यदि आप 1 साल पढ़ाई कर लेते हैं, 1 साल के बाद अगर 2 साल पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद अब फिर आपका मन जागता है कि नहीं अब तो पढ़ना चाहिए ना, अब पढ़ना चाहिए, तो आप जब दूसरे साल में एडमिशन करवाएंगे, जब 2 साल बाद एडमिशन करवाएंगे, तो अब आपको सर्टिफिकेट में, मतलब पहले वर्ष में एडमिशन नहीं, आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट मिल गया है। मतलब हर एक वर्ष खत्म होने के बाद हर एक डिग्री आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब अब आपको किस में एडमिशन करवाना पड़ेगा, द्वितीय वर्ष में एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब आपको कौन सी मार्कशीट मिलेगी, तो अब आपको डिप्लोमा की मार्कशीट मिलेगी। पहले वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि बीए, जो बालक आर्ट साइंस से पढ़ते हैं उनको बीए कहा जाता है, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं उनको बीएससी कहा जाता है, और जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, बीकॉम कहा जाता है। अब यह बीए, बीएससी और बीकॉम को क्या कर दिया गया, समाप्त। अब बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं होगा, अब क्या होगा, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और क्या होगा, रिसर्च होगा। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि जो यूनिवर्सिटियां हैं, यूनिवर्सिटियां में जब आप प्रवेश करते हैं तो यूनिवर्सिटियां इंटेक्स एग्जाम करवाती हैं, और जो इंटेक्स एग्जाम करवाती हैं तो बीए वाले बच्चों का इंटेक्स एग्जाम में कुछ अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, बीएससी में कुछ अलग पूछे जाते हैं, बीकॉम में कुछ अलग पूछे जाते हैं। अब एक कॉमन पेपर होगा, सबके लिए होगा। मतलब अब ना बीए, बीएससी और बीकॉम के आधार पर कुछ चीज नहीं होगा, एक कॉमन पेपर होगा जिसके आधार पर यूनिवर्सिटियां क्या करेंगी, आपका नामांकन करेंगी। अच्छा, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, पीजी के बारे में। जो पीजी है इसका समय बताया गया है 1 या 2 वर्ष। अच्छा, 1 या 2 वर्ष क्यों बताया गया है, यदि कोई बालक 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है तो वह पीजी 1 साल का करेगा। यदि कोई बालक 3 साल वाला मतलब डिग्री प्राप्त किया है तो उसको पीजी करने के लिए कितना वर्ष समय देना पड़ेगा, 2 वर्ष समय देना पड़ेगा। मतलब वर्तमान समय में यदि हम देखें तो बीए में हमको 3 साल का समय लगता है और पीजी करने में 2 साल का समय लगता है, तो 3 और 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। मतलब बीए और पीजी करने में हमको 5 साल का समय लगता है। यहां भी वही चीज है, यदि आप 3 साल का करते हैं ग्रेजुएशन तो 2 साल का पीजी करेंगे, यदि आप ग्रेजुएशन 4 साल का करते हैं तो पीजी 1 साल का करेंगे। मतलब यहां भी 5 वर्ष और वर्तमान समय में जो हो रहा है वहां भी कितने वर्ष, 5 वर्ष। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो एमफिल की डिग्री होगी, एमफिल की डिग्री को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और यह रही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में हमने कुछ देखा कि नई शिक्षा नीति 2020 है क्या। अब थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि जो नई शिक्षा नीति जो 2020 है इसमें इसके क्या कुछ गुण हैं। इस है पहला गुण यह है कि इसमें जो राष्ट्रीय आय है, इसमें कहा गया है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत खर्च होगा, तो उस राष्ट्रीय आय का 6% किस पर खर्च होगा, शिक्षा पर खर्च होगा। यह हमारा पहला गुण है। ये 6% बजट कम नहीं होता, अगर खर्च हो तो बहुत होता है ना, बस होना चाहिए खर्च ना, बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए ना। तो पहला गुण यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारा राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत खर्च होगा शिक्षा पे, 6%। अच्छा, इसके साथ साथ एक और गुण इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है इसमें प्राइवेट स्कूल की जो फीस है, प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उस पे एक नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी बैठाई जाएगी जो यह निर्धारित करेगी कि भिन्न भिन्न स्तरों के स्कूल कितने कितने मतलब कहां से कहां तक फीस ले सकते हैं। अब अपनी मनमानी कोई नहीं करेगा ना, मतलब ये कि जो प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय को एक फीस निर्धारण करेगा, सरकार निर्धारण करेगी फीस को, और उसी फीस को क्या करेंगे प्राइवेट विद्यालय वाले लागू करेंगे। इसके साथ साथ इस नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। किस शिक्षा पर बल दिया गया है, व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। और इसमें एक चीज और आपको बता दें, व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ इसमें जो आपका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में
4 लोगों को शामिल किया जाएगा। पहली चीज ये कि पहली चीज जो आपकी रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट तैयार होगा, जो बच्चों का रिजल्ट तैयार होगा, वह 4 तरीकों से तैयार होगा। पहला एक कि बालक जो भी कुछ परीक्षा में लिखेगा उसके आधार पर बच्चों को सबसे पहले क्या मिलेगा, अंक मिलेगा। दूसरा चीज यह कहा गया है कि बालक को सेल्फ से, मतलब अपने आप से, अपने आप को ही खुद अंक देना होगा। दूसरी चीज कहा गया है, क्योंकि आप यह जानते हैं कि अगर हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में जैसे भी हम पास हों, हम कैसे पास हुए ये दूसरे को पता रहे ना रहे, लेकिन अपने को खुद पता रहता है। इसके साथ साथ जो आपके फ्रेंड होंगे, जो आपके क्या होंगे, जो आपके फ्रेंड होंगे, मतलब जो कह सकते हैं कि जो आपके दोस्त होंगे, वह भी आपको नंबर देंगे। इससे होगा यह कि एक बालक दूसरे बालक से कभी झगड़ा नहीं करेगा ना, उसमें लगाव की भावना होगी। मतलब वह सोचेगा अगर हम इसको कम नंबर दिए तो इसकी भी बारी आएगी, यह भी हमको क्या कर सकता है, कम नंबर दे सकता है। मतलब बालकों में जो जलन की भावना है वह क्या हो जाएगी, यहां पे समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वह भी नंबर देंगे। तो कुल मिला के अगर कहें कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट का निर्धारण बच्चों को 4 तरीके से किया जाएगा। मार्क के द्वारा किया जाएगा, सेल्फ के द्वारा किया जाएगा, फ्रेंड के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं बच्चों का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसके द्वारा बालकों का रिजल्ट क्या होगा, तैयार होगा। इस नई शिक्षा नीति में यह चीज यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी विद्यालय, क्या अगर कोई भी विदेशी विद्यालय भारत में अपनी कोई ब्रांच खोलना चाहता है, संस्था स्थापित करना चाहता है, तो वह भारत में अपनी संस्था स्थापित कर सकता है। जैसे हम बात करें विदेशी संस्थानों के, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया ना, यह सभी की सभी क्या हैं, विदेशी विद्यालय हैं। तो अगर यह विद्यालय चाहे भारत में अपना कोई ब्रांच खोलना, तो यह भारत में अपना ब्रांच क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। हालांकि अभी नहीं, इसके पहले जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने भी यह कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत में अगर आप कोई ब्रांच खोलते हैं तो पहले आपको सिक्योरिटी मनी 50 करोड़ देना होगा, जिसकी वजह से जो विदेशी संस्था थी वह चूंकि 50 करोड़ कुछ अधिक होता है, भाई फीस ले आप फीस लेके पता चले भाग गया तो क्या करेंगे ना। तो जो 50 करोड़ जो सिक्योरिटी थी अब नई शिक्षा नीति में हटा दिया गया है। अब कोई भी अगर देश चाहे अपने कोई ब्रांच खोलना तो भारत में खोल सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, आपको बता दें कि वही विद्यालय अपने ब्रांच भारत में खोल सकते हैं जो वर्ल्ड के, मतलब जो विश्व के 15 के अंतर्गत आते हैं। जो वर्ल्ड के कितने, 15 के, मतलब वर्ल्ड के 50 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, वही विद्यालय अपने ब्रांच भारत में खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ना, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का इस्लामिया विश्वविद्यालय खोल दिया, पता चले बम सिखाया गया यहाँ बनाने के लिए, कैसे बम बनाया जाता ना। तो आपको देख रहे हैं कि खोलेगा तो, लेकिन कैसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टॉप अंतरराष्ट्रीय ना, यह अंतरराष्ट्रीय टॉप 15 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वही यूनिवर्सिटियां जो हैं भारत में क्या कर सकती हैं, ब्रांच खोल सकती हैं, जिसमें कासन मनी को क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति यह भी कहती है कि विद्यालयों में 4 विभाग की स्थापना किया जाए। कितने विभाग की स्थापना किया जाएगा, 4 विभाग की स्थापना किया जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो जो शिक्षक पढ़ाता है वही फीस भी वसूलता है, वही पेपर भी बनाता है, वही कॉपी भी चेक करता है, और वही बच्चों का हाथ पकड़ा के रोड पार करवा के बस में ही बैठाता है। सब उसी के जिम्मे में, सब टीचर के जिम्मे में। अब कुछ ऐसा नहीं है ना, मतलब एक ही टीचर है, क्या क्या करेगा ना। अब आगे कुछ ऐसा ना लगा दे कि सर घरों तक छोड़ाइए ना, तो ऐसा कुछ नहीं ना। तो अब जो विद्यालय है उसमें 4 विभाग की स्थापना होगी। जो एक विभाग होगा वह वित्तीय संबंधी काम देखेगा, जो दूसरा विभाग होगा वह बालकों के रिजल्ट से संबंधित करेगा, जो तीसरा विभाग होगा वह बालक को कैसे पढ़ाया जाए यह देखेगा, और जो चौथा विभाग होगा वह बालक को व्यवसायिक शिक्षा, अर्थात कह सकते हैं कि बालक को व्यवसायिक शिक्षा किस तरीके से दिया जा सकता है जिससे उसका फ्यूचर क्या हो, उज्जवल हो, इस पर फोकस देगा। मतलब अब कितने विभाग की स्थापना कर दी गई है, 4 विभाग की स्थापना कर दी। किसके अंतर्गत, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। तो ये रही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यदि आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हो या आपको कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट माध्यम के द्वारा हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अंततः देखिए, क्योंकि यदि एक भी क्वेश्चन छूटा तो NEP से नाता टूटा। मतलब
थोड़ा सा अगर आप लापरवाही बरतेंगे, भागा भागा दिखाएंगे, तो एक एक इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हर जगह से एक आपको क्वेश्चंस मिल रहा है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।